यस दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ और टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है, क्योंकि बाज़ार तो अभी बंद रहेगा। तो ये एक जनरल अवेयरनेस का हो, इसे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जनरल अवेयरनेस जो आजकल के व्यूवर्स बच्चों को, दर्शकों को देना बहुत ज़रूरी है। जिस कदर डीमैट अकाउंट कोरोना के बाद खुले और एक हुजूम रिटेल इन्वेस्टर का इस शेयर बाज़ार में उमड़ पड़ा, दोस्तों उनके लिए एक व्यू देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक व्यू ऑन शेयर बाज़ार मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। और शेयर बाज़ार पे है तो भाई डिस्क्लेमर तो देना ही पड़ता है कि कोई भी बात इसमें अगर सुन के आप शेयर बाज़ार से शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वो आपकी जवाबदेही होगी उसके नुकसान या फ़ायदे की। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लें शेयर बाज़ार में एंटर करने से पहले। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसके लिए भाई मेरी कोई जवाबदेही नहीं होगी और ना ही मेरा चैनल ये इसका जवाब देगा। आप इसको एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन के तौर पे समझिए। देखिए, आज मैं आपको एक जनरल बातें शेयर बाज़ार की बतानी चाह रहा हूँ दोस्तों। शेयर बाज़ार कई बार उठता है, कई बार चढ़ता है दोस्तों। मैंने पुराने दौर में इसको बंद होते भी देखा है, 15 दिन तक बंद हो गया। हर्षद मेहता पकड़े गए, पार्लियामेंट में नोटों की बोरियों का खींचा खाचा हुआ, किस तरह से नरसिम्हा राव को वो रिश्वत दी, ये किया, वो किया, वो ड्रामा सब दोस्तों मैंने देखा है। आप तो नए बच्चे हैं, शायद आपके याद भी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा 30 साल का हो गया उसने तो नहीं देखा होगा। 35 वाले को भी थोड़ा थोड़ा ही याद होगा वो ड्रामा, लेकिन मेरी तो आंखों के सामने ही सब कुछ हुआ। और कल मैंने चारों तरफ हरियाली और शेयर बाज़ार में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हुई। जो शाम को वीडियो बनाया उसमें मैंने एक पेट्रोलियम डाउन स्ट्रीम कंपनी जो रिफाइनरी करती हैं, HPCL, BPCL, IOC, उनकी मीटिंग के बारे में बताया था। तो दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के साथ उनकी मीटिंग थी, उनको गाइडलाइंस दिए गए और मार्केट पे तो फ़र्क पड़ता ही है। और दोस्तों खैर चलो छोड़ो इन बातों को, अभी तो मैं आगे की भविष्यवाणी बताता हूँ आपको। अभी इस कदर FII इस शेयर बाज़ार से, इमर्जिंग शेयर बाज़ार से, इमर्जिंग कंट्रीज से पैसा निकाल रहे हैं ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए वो लोग पैसा लेके आते हैं, वहाँ ब्याज दरें बहुत कम है, थोड़े से ज़्यादा ब्याज पे पैसा लेके आए, इस कदर यहाँ बेचते हैं और बेचते ही चले जाते हैं। जब उनको निकलना है, सोच लिया कि जाना ही है, तो वो जाते ही हैं। अगर हम सब मिल के शेयर बाज़ार को 18,000 कर भी दें, वो फिर 17 पे बेच देंगे, 17,500 पे 8-10 हज़ार करोड़ों का माल बेच देंगे। अब आप ये कहेंगे कि भाई उनके पास ये माल इतना है कैसे? उनके पास माल, कंपनीज के शेयर्स वो इसलिए हैं कि जब बाहरी लिक्विडिटी आती है तभी हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता है। अभी हम उसको संभाल लेंगे, मानते हैं बाज़ार। देखिए दोस्तों, ये तो साफ कल दिखाई दिया था कि बाज़ार में चारों तरफ हरियाली। मैंने शाम की वीडियो में साबित कर दिया था आपको, और अभी भी मैं वही धारणा रखे हुए हूँ। भले ही डो जोन 491 पॉइंट बढ़ा, नैस्डैक कुछ भी बढ़ा। बहुत बच्चों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछा, टेलीफोन करके भी पूछा, सर कल का व्यू बताइए। तो मैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से उनको दे रहा हूँ दोस्तों। चाहे कितना भी डो जोन्स बढ़ा हो, हालांकि एक मेरे फॉलोवर ने जवाब दे दिया, कितना भी नास्डैक बढ़ा हो, बाजार अगर कल गैप अप खुलेगा, कल मीन्स जब भी खुलेगा, तो दोस्तों ये नीचे ही गिरेगा। ये तो FII ने सोच लिया है कि कटारी जितना ज़्यादा ऊपर खुलेगा उतनी तेज कटारी चलेगी। गैप डाउन खुलेगा तो थोड़ी बहुत देर के लिए माफ़ भी कर दिए जाओगे, अदरवाइज जितना ज़्यादा ऊपर चलेगा
खुलेगा उतने ही जोर शोर से बाजार में बिकवाली FII की आएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब शेयर बाज़ार में हम 50,000 लगा के 60 कमा लेंगे, तो दोस्तों वो बात तो भूल जाओ, क्योंकि ये शेयर बाज़ार में डिफरेंट फैक्टर्स का फ़र्क आता है। आप ये अपने घर से पैसा पूछ के कि मैं 50,000 लगा देता हूँ, अगले महीने 15 दिन में मुझे 60,000 मिल जाएंगे, दोस्तों 60 नहीं मिलेंगे, 50 के 40 तो हो जाएंगे। फिर आपको डांट पड़ेगी। घर तो गृहिणियों का है, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की पत्नी हड़काएंगे कि हमें वॉशिंग मशीन चाहिए थी, हमें तो RO मशीन चाहिए थी। आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। और नए इन्वेस्टर्स धीरे धीरे दोस्तों इस बाज़ार में कम हो जाने हैं आने वाले दिनों में। अब आप कहेंगे रिकवरी कब तक पॉसिबल है? मैंने शुरू में बताया, रिकवरी जब तक FII का पैसा इस बाज़ार में एंटर नहीं करता, दोस्तों रिकवरी बाज़ार में जल्दी से होने वाली नहीं है। आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, सारी बातों के जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। डिमोरलाइज मत होइए। जो ये मेरे व्यूज़ हैं मैं ये व्यक्त कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। तरह तरह के सवाल आपके जहन में आएंगे, डेफिनेटली कमेंट्स में आप मेरे से पूछेंगे, मैं जवाब दिए हैं और देता भी हूँ और दे भी रहा हूँ। शेयर बाज़ार में मेहरबानी करके ज़्यादा पैसा मत लगाइए, नंबर 1। नंबर 2, शेयर बाज़ार में अभी चढ़ेगा या बढ़ेगा ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नंबर 3, शेयर बाज़ार बिल्कुल डूब जाएगा, कभी नहीं उठेगा, ऐसा भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब आप कहेंगे कि कहाँ पैसा लगाएं, तो दोस्तों मैं 2-3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ वो कन्विंस करने की और वो दिमाग लगा के आप लोगों को बताने की। जिस कंपनियों उसकी P/B कम हो उनमें लगाइए, इक्विटी छोटी हो उनमें लगाइए, बुक वैल्यू ज़्यादा हो उनमें लगाइए। मेरे सामने एक सवाल आ गया, सर IRFC क्या है? वो रेलवे का शेयर, बुक P/B तो बहुत कम है। भाई उसकी कई करोड़, 1000 करोड़ों में तो इक्विटी है, इक्विटी बहुत बड़ी है। तो कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर ही काम नहीं करते, मैंने उन वीडियो में कहा भी है। ये तो उनमें से कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बता दिए कम से कम। अब आप कहेंगे कि P/B भी कम हो गया, बुक वैल्यू भी ज़्यादा है, इक्विटी भी कम है, फिर भी परेशानी है। तो दोस्तों मैं आज एक पैरामीटर और कल तो जोड़ा ही था मैंने, देखिए परसों जोड़ा था मैंने, P/B कम हो, बुक वैल्यू ज़्यादा हो, इक्विटी कम हो, उसकी P/B कम हो, यानी प्राइस बाई बुक वैल्यू का रेशियो कम हो। दूसरा पैरामीटर मैंने कल जोड़ा था, जो पिछले 10-12 साल से बोनस दे रहे हैं, कंटिन्यू डिविडेंड दे रही है कंपनी, आप उनको छांट लीजिए। तीसरा दोस्तों मैं आज और जोड़ देता हूँ एक फैक्टर इस वीडियो के माध्यम से, जिन कंपनियों के EPS अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू आपको बढ़ते नज़र आ रहे हो, आप देखेंगे आपकी कंटिन्यू हम कहाँ से देखें? अरे भाई मनी कंट्रोल के चार्ट में दिया हुआ है, बार बने हुए हैं, वो बार तो बढ़ते हुए आप देख ही सकते हो। जिनके EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ते नज़र आ रही कंटिन्यू, वो कंपनी छांटिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में बैंकों में भी परेशानी रहेगी। 2024 के इलेक्शन से 1 साल पहले बैंकों को डायरेक्शंस दिए जाएंगे कि विलेजर्स के लोन माफ़ करिए, 12 बिजली के बिलों के माफ़ करिए, फार्मर्स के जो कर्जे हैं उनको माफ़ करिए। तो दोस्तों बैंकों पे जोर पड़ेगा। बैंकों को अभी ब्याज दरें बढ़ाने के लिए बोला गया है,
लोग एफडी करेंगे, उन पे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो बैंकों के प्रॉफिट पे, मार्जिन पे फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट तो चाहती है कि किसी भी तरह से इलेक्शन जीता जाए। तो अभी बैंक्स के शेयर पे असर आने वाले साल 2 साल का पड़ेगा। रिकवरी इस बाज़ार की जिस तरह से अभी ये गिरना शुरू हुआ दोस्तों, 1 महीने से या 2 महीने से, या पिछले 11-12 महीने से एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन असर अभी हमें 2-3 महीने से ज़्यादा हुआ है उनके गिरने का। इसकी रिकवरी में भी समय लगेगा दोस्तों। इतनी जल्दी रिकवरी मुझे दूर तक दिखाई नहीं दे रही। जो मैंने पहला सेशन कल का देखा और महसूस किया, बाजार गिरना ही गिरना है। अगर ये 300-400 पॉइंट बढ़ भी जाए दोस्तों, फिर भी गिरेगा। जिसको ज़रूरत के लिए पैसा निकालना है वो निकाल ले। जिसके पास सरप्लस पैसा है वो 2 हफ्ते बाद में लगाए, मिनिमम रेट पे और फ्लैट रेट पे आपको कम रेट पे माल मिलेगा। उन कंपनियों में लगाएं दोस्तों, जो अहम बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जिनकी अर्निंग पर शेयर आपको बढ़ती नज़र आए। एक तो मुझे लगता है, वैसे लोग बोल रहे हैं शुगर के शेयर में लगा दीजिए, शुगर सस्ती होगी तो मालिक लोग इथेनॉल बनाएंगे, इथेनॉल सस्ता होगा तो शुगर बनाएंगे। दोस्तों, मैं शुगर शेयर्स के पक्ष में कभी नहीं रहा। ये टेलीविज़न पे एक्सपर्ट्स की राय सुना के लोग बोल देते हैं, मैंने भी आज सुनी है, लेकिन मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। एफएमसीजी में लगा दीजिए, उनका तो माल बिकेगा ही, लोग खरीदेंगे, बाइंग लोगों की रुकेगी नहीं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो तो माल बनाता ही रहेगा। मैरिको है, उसको तो कोपरा, वो जो बोलते हैं नारियल सस्ता मिलेगा आने वाले दिनों में, अगर महंगाई कम होगी तो। दूसरा डाबर है, उसमें लगा दीजिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ, ये सस्टेन करेंगे और अर्निंग पर शेयर को अपने मेंटेन करके ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। ये ग्रोथ को मेंटेन करके रखने वाले स्टॉक्स हैं। लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि मेटल से दूर रहिए। अपने अपने विचार हैं, लोगों के कहने से मैं नहीं मानता हूँ। मैंने भी बहुत समय देखा है दोस्तों। टाटा स्टील, किसी बच्चे ने पूछा सर 200-300 चला करता था, 600-700 तक जाता था, बिकवाली आ जाती थी, फिर 200-300 तक चला जाता था। भाई मैंने भी देखा, कोरोना पीरियड में 400 रुपये पे मैंने भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ नहीं आया था टाटा स्टील, वहीं से उल्टा घूम गया। 400 या 305 ऐसा कुछ था। लेकिन दोस्तों, अभी क्यों बढ़ा? एक तो एक्विजिशन बहुत ज़्यादा की टाटा स्टील ने, एसेट्स बहुत बनाए टाटा स्टील ने। दोस्तों, पिछले साल 7,000 करोड़ के लगभग प्रॉफिट था, अभी 42,000 करोड़ के लगभग प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर बढ़ा नहीं भाई, 6 गुना 7 गुना प्रॉफिट है, साचंग भाई 6 गुना प्रॉफिट बढ़ा। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 304 में बोल रहा था, शायद उससे ज़्यादा है ईपीएस। अगर एक शेयर पे इतनी अर्निंग है और 51 रुपये आपको डिविडेंड दे दिया, रेस्ट ऑफ द मनी वो अपने कंपनी में लगाए, तो शेयर बुरा नहीं है दोस्तों। स्टील के दाम कम हो जाएंगे, कोयले के बढ़ गए, उसके बढ़ गए, इसके बढ़ गए। भाई देखो, महंगाई कम होगी तो टाटा स्टील के भी भाव कम होंगे, सीमेंट के भी कम होंगे, लेकिन ये फिर बढ़ेंगे। कंज्यूमेबल एक यूजेबल कमोडिटी है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं दोस्तों। लोग बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी ग्रोथ आएगी। अब अपने अपने विचार है, लेकिन मेरा विचार नहीं है। टेक्नोलॉजी का काम तो रहेगा, काम तो है, लेकिन जिनका ये काम करते हैं, जब उनमें ग्रोथ नहीं आएगी तो टेक्नोलॉजी के प्रॉफिट डिले हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। कई बार मैंने इन्फोसिस को 1700, 1800, 1900 जाते देखा, और जब ये 1900 तक गया तो मुझे लगा था कि वो समय अब आ गया है,
कि ये नीचे आएगा। कई बार दोस्तों कोरोना से जस्ट पहले 1700 रुपये का भाव इन्फोसिस का था और डिविडेंड बहुत अच्छा दिया था। 1200 1250 में मैंने खरीदा था और वो डिविडेंड लिया था। सेम ऐसा ही एल&टी के साथ हुआ था। अभी FII पैसा निकाल के ले जा रहे हैं और उनकी कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। अभी ये तो हंसी खुशी में टेलीविज़न पे बातें चलती रहती है, ये आएंगे हमारे देश में, घूम फिर के ज़रूर आएंगे। और कुछ कह रहे हैं कि 2-3 साल तक तो अभी ये नज़र नहीं आएंगे। बच्चे लोगों के दिमाग में भी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। मैं खुद ही सवाल करता हूँ और खुद ही उनके जवाब देता हूँ। दोस्तों 2-3 साल तो ये नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, विदिन 6 मंथ्स ये उससे भी पहले ज़रूर एंट्री करेंगे हमारी कंट्री में आके, क्योंकि ये तो इनका इनकम सोर्स है। अपनी कर्म भूमि को थोड़ी छोड़ देंगे, ये कमाई तो यहीं से होनी है इनको। तो दोस्तों अब समय आ गया है। लास्ट में इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, बस अब समय आ गया है। 3 बात तो मैंने बता दी, P/B की बता दी, आपको बोनस की बता दी, तीसरी EPS की बता दी। दोस्तों चौथी बात एक मैं बता के आपको इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आप डिविडेंड को मत भूल जाइए। अच्छे अच्छे कंपनीज के इंडियन बैंक 14 रुपये डिविडेंड दे रहा है। 140 कंपनी के शेयर का भाव है। अरे इस 14 रुपये का तो मज़ा ले लीजिए। मैं चेक करूंगा दोस्तों, 14 रुपये शायद मैंने देखा था हेडलाइन नीचे चलते हुए एनिमेशन में टीवी पे। और भी बहुत कंपनी जो हैं वो अच्छी अच्छी डिविडेंड यील्ड निकालें तो उनकी 11-12-13% तक है। ऐसे स्टॉक आप मत छोड़िए। अर्निंग पर शेयर IOC की भी बढ़ेगी, HPCL की भी बढ़ेगी दोस्तों, BPCL की भी बढ़ेगी, बालमर लोरी की भी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। सेल की भी बढ़ेगी। छोटी कंपनी है, अभी एसेट बेचे हैं कुछ टाटा स्टील को। दोस्तों इन सब के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या नहीं बनाता। 2200 के इर्द गिर्द अगर आ जाए तो आप, जिस तरह से मैंने आपको टाटा स्टील के लिए बोला था, ऐसे ही मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बोल रहा हूँ। टाटा स्टील डिविडेंड बहुत अच्छा दे रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डिविडेंड बहुत अच्छा देने वाला है। HPCL बहुत अच्छा डिविडेंड देता है दोस्तों, 22-75 तो पिछली बार दिया था। वैसे 68 रुपये तो BPCL ने दिया था। और बच्चे लोगों मेरे ख्याल से 18, 19, 20 रुपया तो IOC ने दिया था। 11-12% की यील्ड बैठती है, बैंकों से बहुत ज़्यादा है। बालमर लोरी 8 रुपये देता है। मोयल बहुत अच्छा शेयर है, मैग्नीज ओर का, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है दोस्तों। गेल वहीं आ गया है जहाँ मैंने बताया था आपको, बहुत मना किया था 160-162 पे मत खरीदो, नीचे आएगा, आ गया। इसके बिना बहुत से घरों के चूल्हे नहीं चलेंगे। बहुत अच्छी यील्ड है, बहुत कुछ देगा। IOC तो 17 तारीख को मीटिंग कर रहा है बोनस देने की। दोस्तों चौथी बात यह है कि जो कंपनीज डिविडेंड यील्ड बढ़िया दे उनको खरीदो और लेके बैठ जाइए। पेरेंट्स को भी कन्विंस कर सकोगे, घर में गृहिणियों को भी कन्विंस कर सकोगे कि मैंने अगर 20,000 रुपया लगाया है या 10,000 मैंने अगर IOC में लगाया है तो 12% मुझे इस पर डिविडेंड भी मिल रहा है। दोनों हाथों में लड्डू लेने वाले शेयर खरीदिए, एप्रिसिएशन भी मिले और डिविडेंड भी मिले। इन दोनों बातों में अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी हुई आ गई, P/B भी कम आ गया और बोनस हिस्ट्री तो अपने हाथ में आप लोगों के है ही। अभी मैं नोट्स में उसको छाप लिया है, वहाँ से कॉपी करके इसके कमेंट्स में पेस्ट कर दूंगा।
तो दोस्तों, बाजार के गिरते हुए मूड को भापिए, समझिए और ये सोच लीजिए कि भाई हम एक इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडी की तरह, जैसे बैंक में एफडी करते हैं, और मेरे बताए हुए स्टॉक्स पे बहुत गहरी नज़र रखिए। कच्चे, टेम्परेरी, हल्के, कमज़ोर स्टॉक से दूर रहिए। इसी एक छोटे से वीडियो को मैंने नाम दिया है शेयर बाजार पे एक व्यू। ब्रैकेट में मैं लिखने जाऊंगा जनरल अवेयरनेस। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और कल मैं आपको इसकी परफेक्ट भविष्यवाणी आपके सम्मुख पेश करूंगा। नमस्कार।